टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट इटसेल्फ। जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो खुद को रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी ही रेप्लिका बनाता है, अपने ही जैसा मॉलिक्यूल बनाएगा और नया जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। देखो जो डीएनए रेप्लिकेशन है, जो आपका डीएनए है वो क्या है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल बना रहा है। ये बात जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करी थी मीज़ल एंड स्टाल ने। उन्होंने बताया कि जो रेप्लिकेशन है वो कैसे होती है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। मतलब कि जो आधा डीएनए है वो क्या है, कंजर्व है। आधा डीएनए जो है वो पेरेंट से आया, सेमी मतलब आधा, आधा कंजर्वेटिव है। यानी एक स्ट्रैंड तो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और नया स्ट्रैंड जो होगा वो वहाँ पे न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे जो नया डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल स्ट्रैंड है, बिकॉज वन स्ट्रैंड इज कंजर्व, और नया जो स्ट्रैंड बनेगा दैट इज न्यू स्ट्रैंड। अब देखो एंजाइम्स क्या रिक्वायर्ड होंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मेन एंजाइम है दैट इज हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज है, प्राइमेज है और डीएनए लाइगेज। इन 4 एंजाइम का जो है मेन फंक्शन होता है। हेलिकेज क्या करता है, डीएनए जो डबल हेलिक्स है उसकी अनबाइंडिंग का काम करता है, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक एक करके ऐड करता चला जाता है और नया जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता चला जाता है। प्राइमेज क्या करता है, एक प्राइमर प्रोवाइड करता है। एक छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड होता है जो कि 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर हो सकते हैं। फिर है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक ग्लू एंजाइम का काम करता है, जो बाद में जो कटा फटा डीएनए रहता है उसको जोड़ने का काम करता है। तो एक एक करके हम इन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और ये किस तरीके से अपना फंक्शन करते हैं ये हम डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशंस क्या हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। कंडीशन है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो है आइडेंटिफाइंग ऑरी-साइट। ऑरी-साइट क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ये वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन होना शुरू होती है। तो जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है हमें पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट में कहाँ होती है और यूकैरियोट में कहाँ होती है। सेल के अंदर प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और यूकैरियोट में जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। और एक बात और, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, यूकैरियोट में एक से ज़्यादा ओरीसाइट हो सकती हैं। और ओरीसाइट होती क्या है, पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल में जहाँ भी हमें एटी रिच रीजन दिखाई देता है, एटी रिच मतलब जहाँ पे एडेनिन थाइमिन रिच रीजन दिखाई देगा उसी साइट को हम क्या बोलते हैं, ओरीसाइट बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। अब वही डीएनए हेलिकेज को क्या है, ओरीसाइट मिल चुकी है। अब डीएनए हेलिकेज ने रिकॉग्नाइज कर लिया है ओरीसाइट को और वहाँ पे जो बॉन्ड बने हुए हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में, उन बॉन्ड को क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने ब्रेक करना शुरू कर दिया है। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे डीएनए हेलिक्स के अंदर तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, अनबाइंडिंग हो जाएगी डीएनए हेलिक्स की। हम देख चुके हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन के बीच क्या होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो बेटा फॉर्मेशन कैसे होगी रेप्लिकेशन फॉर्क की। रेप्लिकेशन फॉर्क, एक फॉर्क बन गई यहाँ पे, और वो फॉर्क किसने बनाई है, पहले हेलिकेज ने बनाई है। हेलिकेज एंजाइम ने एटी रिच रीजन को रिकॉग्नाइज किया, अनबाइंडिंग करी डीएनए डुप्लेक्स की। जब डीएनए डुप्लेक्स अनबाइंड हो चुका है वो इसी डायरेक्शन में अब कंटिन्यू करता रहेगा अपनी अनबाइंडिंग को, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने का काम लगातार वो करता रहता है। अब यहाँ पे जो अपना काम करता है वो करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज के भी टाइप होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। यहाँ पे जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 का। लेकिन इसको काम करने के लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं। देखो हमारे पास 2 स्ट्रैंड है, एक का जो पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नेक्स्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और हम देखेंगे जहाँ पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है वहाँ पे क्या करता है, जो 3 प्राइम एंड होता है उस पर प्राइमेज अपना प्राइमर ऐड करा देता है। प्राइमर का जो अभी हमने आगे पढ़ा था, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं इसके अंदर, 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिया।
अब ऐड क्यों किया है उसका कारण ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ऐसे ही फंक्शन नहीं करता है, उसको फंक्शन करने के लिए 3 प्राइम OH ग्रुप चाहिए होता है उसको काम करने के लिए। तो क्या करता है, जब 3 प्राइम जो 3 प्राइम एंड डीएनए पॉलीमरेज को वेकेंट मिल जाता है, खाली मिल जाता है, तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। इस एक तो उसको क्या क्या चाहिए, एक तो उसको सिंगल स्ट्रैंड चाहिए डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के, एक उसको साथ में भाई मुझसे सिर्फ 3 प्राइम OH पे ही नए DNTPs को ऐड करवा सकता है, नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवा सकता है, और उसको एक प्राइमर चाहिए, ठीक है। तभी वो प्राइमर मिलेगा उसे 3 प्राइम OH का फ्री एंड मिलेगा, तभी वो एक एक करके यहाँ पे क्या कराता चला जाता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड कराता चला जाता है। वो इसी डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो डायरेक्शन वाला स्टैंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्टैंड, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली बनता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर्क पहले थोड़ा खुला था, तो यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ, प्राइमर ऐड होगा क्योंकि इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो जो प्राइमर ऐड होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। और जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कहाँ पर ऐड करवाएगा, 3 प्राइम OH पे ऐड करवाएगा, तो 1 बाई 1 क्या होता चला जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाते हैं। अब उसके बाद फॉर्क और खुलेगी, तो फिर क्या है, ये तो स्टैंड आपका कॉन्टीन्यूसली आगे तक बनता ही चला जाएगा, ये स्टैंड क्या होगा, कॉन्टीन्यूस बनता चला जाएगा। लेकिन इस स्टैंड पे जब जब फॉर्क खुलता चला जाए एक नए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, और जब नया प्राइमर मिलता है तभी डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस स्टैंड नहीं बन पाता, यहाँ पे किस तरीके का स्टैंड बनेगा, डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड। उस डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। और इस तरीके का जो फ्रेगमेंट बनता है प्राइमर के साथ जो DNTPs ऐड हुए, इस फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये साइंटिस्ट के नाम पर है, उन्होंने इस फ्रेगमेंट को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बोला था। अब बाद में क्या होता है, बाद में ये जो आपके प्राइमर है, इन प्राइमर को रिमूव कर देता है। कौन सा एंजाइम रिमूव करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम इनको रिमूव कर देता है। तो हमने देखो यहाँ पे कंडीशंस ली हैं, कंडीशंस क्या थी डीएनए पॉलीमरेज के लिए, कि ये क्या कर सकता है, ऐड करेगा DNTPs ओनली एट द 3 प्राइम एंड ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड के सिर्फ 3 प्राइम एंड OH पे ही वर्क कर सकता है, इसे 3 प्राइम OH फ्री चाहिए अपना काम करने के लिए, और इसको क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए अपना फंक्शन करने के लिए। अब देखो इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन और लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड बन गई। नेक्स्ट स्टेप पे अब देखो हमें डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए, उसके अंदर आरएनए के मॉलिक्यूल तो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आरएनए के जो प्राइमर्स हैं उनका रिमूवल करवा देते हैं। और रिमूवल करता कौन है, डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। कौन से टाइप का पॉलीमरेज करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम जो है आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। उसके बाद आती है प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, जितना भी कोई अगर कोई बाई मिस्टेकन कोई न्यूक्लियोटाइड गलती से ऐड हो गया है या फिर कहीं से डीएनए ब्रेक हुआ है, उसकी प्रूफ रीडिंग होगी एंड डीएनए रिपेयर होगा। आफ्टर द डीएनए रिपेयर जो नया स्ट्रैंड बनेगा, अब हमारे पास क्या मिल चुका है, फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स। द प्रोसेस इज कंप्लीटेड हेयर द डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसको हम इजी वे में इस तरीके से पढ़ें। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें। अगर समझ नहीं आती है तो आप यहाँ पे वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।